नमस्कार। सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, सरोकार कार्यक्रम में आज हमारा जो विषय है वो है कोविड-19 टीकाकरण की स्थिति। आज के समय पर अगर सबसे अहम बात, सबसे चर्चा के विषय अगर कहीं पर बातचीत का मुद्दा होता है तो वो यही होता है कि क्या आपने कोविड का टीकाकरण करवा लिया और क्या कितना आसान हो गया है आजकल टीका लगवाना या कितना मुश्किल है और क्या स्थिति है हमारे प्रदेश में। बहुत सारी बातचीत आज हम करने वाले हैं इसी विषय में, और टीकाकरण की स्थिति के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं नोडल अधिकारी एवं राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप सिंह मारतोलिया। सर, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। सर, आज का जो सबसे हॉट विषय ही अगर कहें हम तो कोविड-19 और टीकाकरण ही है। इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, मैं अपने प्रोड्यूसर शिवराम सिंह रावत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर, हमारे पास एक माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट है टीकाकरण को लेकर, पहले उसे प्ले कर दीजिए। साथियों, 21 जून से जो टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है उससे जुड़ी अनेक गाइडलाइंस जारी की गई है। अब 18 साल से ऊपर के साथियों को वही सुविधा मिलेगी जो अभी तक 45 साल से ऊपर के हमारे महानुभावों को मिल रही थी। केंद्र सरकार हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। आखिर में मैं ये क्रैश कोर्स करने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है आपकी नई स्किल्स देशवासियों का जीवन बचाने में लगातार काम आएगी और आपको भी अपने जीवन का एक नया प्रवेश एक बहुत ही संतोष देगा, क्योंकि आप जब पहली बार रोजगार के लिए जीवन की शुरुआत कर रहे थे तब आप मानव जीवन की रक्षा में अपने आप को जोड़ रहे थे, लोगों की जिंदगी बचाने के लिए जुड़ रहे थे। पिछले 1.5 साल से रात दिन काम कर रहे हैं हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सेज। इतना बोझ उन्होंने झेला है। आपके आने से उनको मदद मिलने वाली है, उनको एक नई ताकत मिलने वाली है। इसलिए ये कोर्स अपने आप में आपकी जिंदगी में एक नया अवसर लेकर के आ रहा है। मानवता की सेवा का, लोक कल्याण का एक विशेष अवसर आपको उपलब्ध हो रहा है। इस पवित्र कार्य के लिए, मानव सेवा के कार्य के लिए ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे। आप जल्द से जल्द इस कोर्स का हर बारीकी को सीखें, अपने आप को उत्तम व्यक्ति बनाने का प्रयास करें। आपके पास वो स्किल हो जो हर किसी की जिंदगी बचाने के काम आए। इसके लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना और आह्वान भी किया उन्होंने कि किस तरह से जो है आप मानव सेवा में आगे बढ़ सकते हैं, वो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए था। और टीकाकरण के लिए भी उन्होंने आह्वान किया कि भाई हर किसी व्यक्ति को टीकाकरण करवाना है। सर, जैसे कि पहले जब टीकाकरण का शुरुआत हुई, आगाज हुआ था 60+ वालों के लिए, तब लोग टीका नहीं लगवा रहे थे। तब ये था कि नहीं, अभी हम नहीं लगवाएंगे। पहले डॉक्टर्स फ्रंट लाइन के लिए ही था पहले, उसके बाद 60+ स्टार्ट हुआ। तब में और अब में क्या स्थिति है? देखिए, जब ये अडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है, ये नॉर्मल इम्यूनाइजेशन से काफ़ी डिफरेंट है। और हम लोग जब तक हिस्ट्री को अगर याद करते हैं तो सबसे पहले अडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जब चेचक का उन्मूलन हो रहा था 76-77 में, तभी एडल्ट का वैक्सीनेशन हुआ था। उसके बाद ये पहली बार ये एडल्ट वैक्सीनेशन ड्राइव है। और कई लोग इसमें ऐसे थे कि जिनको
ये पता भी नहीं था कि लास्ट बार उनको सुई कब लगी थी। तो बहुत सारे एप्रीहेंशंस थे, बहुत सारे लोगों को वो थी कि भाई ये वाकई वैक्सीन काम करेगी नहीं करेगी, कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो जिसकी वजह से लोगों में अंदर एक थोड़ा सा हेजिटेंसी थी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से हमने ड्राइव स्टार्ट किया, जैसे कि हमारी स्ट्रेटजी थी कि पहले हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स को करेंगे, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को करेंगे, जैसे जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स ने इसको किया, हमारी आशाज जो इनम्स को सबको हमने वैक्सीनेट किया। और आशाज जो इनम्स होती हैं हमारी जो फील्ड एरियाज में एक ब्रांड एम्बेसडर्स होती हैं, तो धीरे धीरे जब वैक्सीनेट हुए तो लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब ऐसी स्थिति नहीं है, अगर कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो सभी लोग बड़ा उत्सुक हैं इस कोविड वैक्सीनेशन के लिए। बिल्कुल, और उत्सुकता आपको ज्यादा देखने को मिल रही है, स्लॉट नहीं मिल रहे लोगों को। हाँ, 18 to 44 वाला जो एज ग्रुप है उसमें काफ़ी एक्चुअली डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई साइज में हम थोड़ा सा पीछे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा लोगों में वो है कि स्लॉट नहीं मिल रहे हैं। अदरवाइज जैसे जैसे हमको वैक्सीन की सप्लाई हो रही है और काफ़ी लोगों को वैक्सीनेट हम लोग कर चुके हैं, धीरे धीरे हम लोग 100% की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सर, आंकड़े क्या बता रहे हैं उत्तराखंड की स्थिति के बारे में? उत्तराखंड हम लोग हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो कवरेज के मामले में हम अकॉर्डिंग टू द जो पॉपुलेशन का जो सिनेरियो है उसमें हम लोग 5th नंबर पे हैं अभी। अच्छा। पूरे इंडिया में। और हमारे पास जो एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं लगभग 77 लाख लोग हैं, 77 लाख लोग हैं, और उसमें लगभग 50% से थोड़ा ज़्यादा लोगों को हम लोग एक डोज लगा चुके हैं और लगभग 9% लोगों को हम लोग दोनों डोज लगा चुके हैं। तो स्थिति उस हिसाब से काफ़ी हमारी ठीक चल रही है और जैसे जैसे हम लोग पूरी तत्परता से, हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं एट द ग्रास रूट लेवल तक। हमारे लगभग हम लोग एक दिन में कम से कम 800 साढ़े 800 वैक्सीनेशन सेंटर बना सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर हमको वैक्सीन अगर उपलब्धता रहती है तो हम लोग आराम से नवंबर के एंड तक या दिसंबर 15 तक हम लोग ऑलमोस्ट 100% लोगों को वैक्सीनेट पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाएगा हमारा स्टेट। राइट। हमारी तो कोशिश तो कर ही सकते हैं। सर, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब कोशिश है जन जन तक पहुंचने की, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी आ रही है। नहीं, वैक्सीन की कमी शुरू 21, जैसे अभी आपने देखा होगा कि 21 तारीख से पहले थोड़ा वैक्सीनेशन की कमी थी, लेकिन अभी हमारे पास सप्लाई काफ़ी अच्छी मात्रा में आ रही है। लेकिन अब जैसा मैंने पहले ही बताया था आपको कि डिमांड साइड बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उतनी नहीं हो रही है, बट हमारे को ठीक मात्रा में वैक्सीन मिल रही है अकॉर्डिंग टू अवर स्टेट पॉपुलेशन और, तो उसको हम धीरे धीरे ऐसी वैक्सीनेशन यूज़ कर रहे हैं। सर, जैसा कि अभी आप कह रहे हैं कि हो सकता है हम दिसंबर तक 100% वैक्सीनेटेड स्टेट में हम आ जाएं, शुमार हो जाए हमारे स्टेट का नाम, लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहाड़ों में क्या दिक्कत है। नहीं, मैं आपको एक बड़ा आश्चर्यजनक आपको तथ्य बताना चाहूँगा कि हमारे जो 9 जिले हैं उसमें हमारा जो 45+ की जो पॉपुलेशन है उसमें हम मोर देन 80% वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अच्छा। और बागेश्वर हो गया, चंपावत हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया, उसमें मोर देन 100% वैक्सीनेशन हो चुका है 45 एज ग्रुप का। और 9 जिले ऐसे हैं हमारे जहाँ पर मोर देन 80% में हम लोग। सिर्फ हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, जहाँ हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। अदरवाइज एक बहुत बड़ा लोगों में उत्सुकता है और हमारी हेल्थ टीम भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, जब बीच में कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर बड़ी मिथ्स आई, लोगों के मन में भ्रांति भी हो गई कि भाई हमें कौन सा बेटर है, कोविशील्ड हमें लगवानी चाहिए या कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है, तो इसके बारे में भी आप बताएं। और जो 28 डेज की बात हो रही है, कोवैक्सीन को लेकर 28 डेज में लगवाते हैं, और जहां कोविशील्ड की अगर हम बात करते हैं तो पहले 28 डेज था, लेकिन अब जाकर वो 84 to 116 डेज का मतलब उनको टाइम दिया है। इसके पीछे भी कोई वजह जरूर होगी। नहीं, देखिए, आपके 2 प्रश्न थे, एक तो कोविशील्ड अच्छी है या कोवैक्सीन अच्छी है, तो लगभग दोनों वैक्सीन की एफिकेसी लगभग 80% के पास है। कोवैक्सीन की थोड़ी सी कम है, 79% 78% है। तो दोनों वैक्सीन एज फार एज द एफिकेसी इज कंसर्न कि कितना काम करेगी, लगभग दोनों ही बराबर है। और जो आपने कहा था कि कोविशील्ड का जो ड्यूरेशन था पहले 28 डेज से वो मोर देन 84 डेज क्यों कर दिया गया है, बेसिकली बहुत सारे ये वैक्सीन जो एडल्ट वैक्सीनेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जो वैक्सीन नॉर्मली फील्ड में आती थी पहले तो वो 6 साल 7 साल के ट्रायल्स के बाद आती थी, और वैक्सीनेशन जो ये है ये अभी ट्रायल के प्रोसेस में ही है। जैसे जैसे नई जानकारियां इकट्ठी होती हैं, जैसे लैंसेट में और WHO द्वारा एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें ये देखा गया था कि नॉर्मली अगर आप इसको 16 वीक्स के बाद लगाएंगे, आफ्टर 84 डेज लगाएंगे, तो ज्यादा अच्छा काम करती है कोविशील्ड, ज्यादा देखने को अच्छा मिला जी। तो इसकी वजह से कोविशील्ड का ड्यूरेशन सेकंड डोज का बढ़ा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है वैक्सीन की कमी की वजह से डोज का जो डेट्स है हमने बढ़ा दी? नहीं, बहुत ज्यादा ऐसा करना नहीं था, क्योंकि वैक्सीन की कमी तो पहले भी थी और बीच में भी थोड़ी बहुत रही है जी। लेकिन मेन मुद्दा उसमें ये था कि हमको सेकंड डोज के बाद जो एफिकेसी है वो पूरी होनी चाहिए जी। तो जो रिजल्ट्स कह रहे थे, जो इंटरनेशनल स्टडीज कह रही थी, जो अप्रूव्ड एविडेंस बेस्ड स्टडीज कह रही थी कि उसको देर में लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेगी, तो इसी वजह से ये भारत सरकार ने इसको फैसला लिया। अच्छा सर, जैसे हम 60+ की अगर हमने बात की तो 60+ के टाइम पर वैक्सीन लगवाने के लिए क्या लोगों की काउंसलिंग की जरूरत पड़ी? क्योंकि 40+ जैसे ही वैक्सीन के लिए टाइम दे दिया गया कि 40+
लगवा सकते हैं। तो उसमें तो ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग बहुत जल्दी से स्लॉट बुक करने लगे, उनको समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अभी भी है कि काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए मतलब उत्तराखंड में जिस हिसाब से स्टेट की लिटरेसी है, मतलब इस सारे क्षेत्र में हमको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा। अच्छा। चाहे वो 60+ कैटेगरी है, चाहे 18+44 कैटेगरी है, हमको कुछ एरियाज हैं जहां पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आया, उसमें थोड़ा सा हम लोगों ने फिर अपनी अप्रोच बदली, थोड़ा सा कम्युनिकेशन। काउंसलिंग पे मैं कंटिन्यू करूंगी आपसे। कॉलर हैं जुड़ चुके हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी दीदी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ जी सर प्रणाम। मैं तेजपाल बीच से हल्दोगी गांव नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल एमकेसर ब्लॉक से बोल रहा हूँ सर। जी तेजपाल जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। हाँ जी सर, मेरा ये प्रश्न ये है कि कोविड टीका अभियान जो चल रहा है, इसमें जो है हमारे गांव में कुछ बुजुर्ग लोग हैं, सब मिला जुलाकर 100 आदमी करीब होंगे जो टीका से वंचित हैं, क्योंकि गांव से रास्ता जो है काफी उतराई और चढ़ाई पड़ती है, करीबन 20 किलोमीटर दूर टीका लगना है। तो क्या इनकी व्यवस्था गाँव के या ग्राम सभा या पंचायत भवन में बन सकती है? जो बुजुर्ग चल नहीं पा रहे, 60 से 90 साल के ऐसे हैं जो 30 व्यक्ति होंगे। जी सर। नहीं, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर एक ब्लॉक है तो मेरा नंबर अगर आपके पास है तो आप मुझे, या 104 के माध्यम से आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। जितने भी हमारे जो दूरस्थ के क्षेत्र हैं जहां पर लोगों की एक्सेसिबिलिटी कम है, लोग वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमने मोबाइल वैक्सीनेशन टीम भी बनाई है और नियर होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स भी बनाए हैं। अगर आपके पास कोई पंचायत भवन है या स्कूल है आपके गाँव के आसपास, तो अगर आप, हमारी स्कूल में सेंटर है, वहाँ पे पूरी ग्राम सभा वहीं पे इकट्ठी हो जाएगी सर। कौन सी जगह पर आप लगवाना चाह रहे हैं वैक्सीन, ये भी बता दीजिए। हाँ जी 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 मैम जी, मैं वैक्सीन पटना ग्राम सभा पंचायत भवन में लगवाना चाहता हूँ। करीबन 100 आदमी हो जाएंगे, बूढ़े बूढ़े भी हैं, 90 साल की, जो जा नहीं पा रहे हैं, हाथियों का भी आतंक है, पहाड़ी रास्ता है, ढलान भी है, चढ़ाई भी है, 20 किलोमीटर दूर नहीं जा पा रहे हैं वो जी। उनकी समस्या है, वो कह रहे हैं टीका लगवा दो, तो आपकी कृपा होगी उन पे टीका लगवा दीजिएगा सर। करीबन 100 आदमी हो जाएंगे, पटना ग्राम सभा पटना, वहाँ पे पंचायत भवन भी है, प्राइमरी स्कूल है, जहाँ से भी व्यवस्था ग्राम प्रधान पूरी व्यवस्था कर देंगे वहाँ पे। नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप 104 एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उसके माध्यम से मेरा नंबर पता कर लीजिएगा, राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी का, और मैं आपसे पर्सनली बात कर लूंगा और आपका जो भी गांव होगा हम आपको फ्री में, मतलब आपका जो भी वैक्सीनेशन के इश्यूज होंगे हम सब सॉल्व कर देंगे। नहीं सर जी, 104 पे मैं कई बार बात कर चुका हूँ सर, वहाँ से उन्होंने सीएमओ साहब का नंबर दिया पौड़ी का। नहीं, उनसे कहिएगा कि राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मतोलिया से बात करवा दीजिए, वो करवा देंगे आपकी बात। अभी मत मिलाइएगा, अभी मेरा फोन स्विच ऑफ है, तो 1 घंटे बाद मिलाइएगा। ठीक है सर, मैं आपका नंबर ले लूंगा सर। जी सर, प्रणाम सर। जी दर्शकों, हमें आपको यहाँ पर ये बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित हो रहा है और विषय से संबंधित यानी कि कोविड-19 टीकाकरण विषय से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे मोबाइल नंबर लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्न को हमारे विशेषज्ञ तक पहुंचा सकते हैं। सर, हम काउंसलिंग पर बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि बहुत ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ी। हाँ, मतलब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि जब ये बुजुर्ग का 60+ पहले स्टार्ट किया, 45+ कोमॉर्बिड कंडीशन का स्टार्ट किया, तो हमको बहुत अभूतपूर्व रिस्पांस मिला। मतलब आप जहाँ भी हम लोग वैक्सीन लगाते थे, इनफैक्ट हमको वैक्सीन की कमी पड़ती थी शुरू में, तो हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज नहीं आए कि वैक्सीन हेजिटेंसी है या वैक्सीन के लिए इनडिफरेंस है। लोगों ने हमें हाथों हाथ लिया, मतलब वी रन शॉर्ट ऑफ द वैक्सीन रादर देन कि हमें मना करना पड़ता था कि हमारे वैक्सीन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगली बार हम आएंगे फिर से लगवाएंगे। अच्छा सर, एक बुजुर्ग जो उम्र की अगर हम बात करते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगा के सबको एक तरह से एग्जाम्पल दिया है ये, लेकिन आज भी अगर हम गांव में चले जाते हैं, वहाँ पर बुजुर्गों से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है, हम कहीं आते जाते नहीं है, हमें वैक्सीन लगाने की क्या जरूरत है। तो क्या उनको लगवानी चाहिए वैक्सीन? नहीं, बिल्कुल लगवानी चाहिए। और बुजुर्ग तो कहीं जाते नहीं है, लेकिन जो उनके घर पे जो उनके बच्चे हैं वो लोग तो काम में जाते हैं, और जो वो बाहर से एक्सपोज होकर आएंगे तो सबसे ज्यादा खतरे में जो कोमॉर्बिड में या फिर जो सीनियर एज की ग्रुप के हैं वही लोग रहते हैं। तो उनको जरूर लगानी चाहिए वैक्सीन, और वैक्सीन पूरी तरह सेफ है। और हम लोगों ने तो उत्तराखंड में मोर देन 100 ईयर्स के लोगों को भी लगाई है वैक्सीन। 90 को लगाना तो बहुत आम बात ही है। तो वैक्सीन बिल्कुल लगाएं, जब भी उनकी बारी आए, उनके पास टीम आए तो बेझिझक वैक्सीन जरूर लगाएं। सर, हेल्पलाइन नंबर के बारे में आप बता दीजिए कि कहाँ कौन सी हेल्पलाइन नंबर है, जिन नंबरों के माध्यम से अगर किसी गांव में कोई बुजुर्ग है, कोई दिव्यांग है, उनके लिए स्पेशल किसी तरह की कोई योजना चल रही है, वो भी बताएं आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि एक तो हमारा 104 नंबर है जो स्टेट लेवल पे हम लोग काम करते हैं, इसके अलावा जो सारे डिस्ट्रिक्ट के कंट्रोल नंबर भी हैं, वैक्सीनेशन कंट्रोल रूम्स भी हैं।
तो 104 से के माध्यम से या तो आप वो नंबर ले सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम का, या फिर 104 के माध्यम से भी आप डायरेक्ट नंबर ले सकते हैं राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी या जिला प्रतिरक्षण अधिकारी या CMOs, तो इन सबों का नंबर आप ले सकते हैं और कभी भी फ़ोन कर सकते हैं इसमें। सर, जितना आसानी से आप यहाँ पर बता रहे हैं बैठ के, उतना आसान है कांटेक्ट करना CMO को या राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी को? देखिए बहुत ज़्यादा आसान तो नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि लोग बिजी होते हैं, हो सकता है आपका फ़ोन ना उठाएं, लेकिन कंट्रोल रूम वाले तो अक्सर फ़ोन उठा लेते हैं। जी। जो भी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम के नंबर हैं जो वो लोग वहां पर भी अपनी बता सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत है तो वहां पर वो लिखवा सकते हैं। और उस दिक्कत पर कितना ध्यान दिया जाता है मैं सर से फिर पूछूंगी। एक कॉल पहले मैं ले लेती हूँ। हेलो हेलो। हाँ, नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना और किस जगह से आपने फोन किया ये भी बता दीजिए। मेरा नाम कलम सिंह नेगी, पूर्व प्रधानपति हूँ मैं, ग्राम सिलोस, पट्टी 11 गांव, उत्तराखंड। जी सर, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? साहब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आजकल जो ये कोविड का वो चल रहा है ना वैक्सीन जी, तो अब गांव में ऐसी स्थिति आ गई है कि कम दवा आ रही है, वो 150 आदमी लगा रहे और फिर उसके बाद दवाई नहीं रह गई। अच्छा, मतलब तो, जी पूछिए, पूरा पूछिए प्रश्न। हाँ, और कहीं कहीं पर वृद्ध लोग भी ज्यादा है जो जरा दूर चलने को भारी पड़ जाता है ना जी, तो जरा उसकी भी व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, आपके इस प्रश्न का उत्तर अभी सर देंगे। नहीं, देखिए आप कौन सा गांव था आपका? मैं ग्राम सिलोस 11 गांव, उत्तराखंड से बोल रहा हूँ, टिहरी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल। जी। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा मतलब इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मोबाइल वैक्सीनेशन टीम है। मोबाइल वैक्सीनेशन की टीम के साथ साथ हमारा नियर होम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का कंसेप्ट भी है कि जहाँ पर भी आप रहते हैं आपके घर के आसपास ही टीकाकरण केंद्र बना दिया जाएगा। अगर आप ग्राम प्रधान हैं तो आप जिला प्रतिरक्षण अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको एक सूची दे सकते हैं पहले से कि भाई हमारे गांव में इतने लोग हैं, तो उसी हिसाब से टीम प्रिपेयर होकर आएगी, उतनी वाइल्स वैक्सीन की लेके आएगी, डोजेज लेके आएगी। तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर से अगर आपको रिस्पांस ठीक नहीं मिलता है तो आप कृपया करके मुझे 104 के माध्यम से मेरा नंबर ले सकते हैं और कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो आपका गाँव चाहे कितना भी दूरस्थ हो, मतलब कि आप पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुछ गुंजी गांव है, ऐसे माना गांव भी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर कई दिन किलोमीटर चल के भी हमारी टीम ने वैक्सीनेशन किया हुआ है। तो अगर आपका गांव कितना भी किलोमीटर है दूर, तो आपको आपके इनम के माध्यम से, हमारी वैक्सीनेशन टीम के माध्यम से आपके गांव में कितना भी दूर क्षेत्र हो, आपको वहीं पर ही वैक्सीनेशन करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। सर, जैसे कि इनका प्रश्न था तो एक प्रश्न मेरे जहन में ये आ गया कि क्या कोई गांव से कोई प्रधान या वहां का कोई जागरूक व्यक्ति फोन करके बताएगा तभी टीम पहुंचेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट्स माइक्रो प्लानिंग करता है, उनको माइक्रो प्लानिंग करनी पड़ती है कि उनकी जो जनसंख्या है वो कहाँ कहाँ पे है मौजूद है। तो जब वो देखते हैं कि जो ज़्यादा डेंस एरियाज हैं जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है उनको पहले कवर करते हैं प्रथम चरण में, फिर वो ऐसे पार्ट्स में जाते हैं जहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर्स हैं। एक्चुअली वैक्सीन थोड़ी बहुमूल्य है, अगर कहीं पे गांव पे 2 लोग ही हों, 3 ही लोग हो तो एक वाइल में 10 डोजेज होती हैं, खोली नहीं जाती। और भारत सरकार अगर हमारे इस आंकड़े को देखती है कि वैक्सीन वेस्टेज हो रही है तो फिर हमारा वैक्सीन वेस्टेज जब हम कम करते हैं तो बोनस में कुछ वैक्सीन देती है हमें। तो अगर हम लोग 2-3 लोगों के लिए अगर वाइल खोलेंगे तो वैक्सीन वेस्टेज दर हमारा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से भारत सरकार हमको बताती है कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। अगर आपके गाँव में 2-3 लोग हैं तो हम ये व्यवस्था करेंगे कि उनको वहाँ से उठवा कर वहाँ से किसी भी तरह किसी भी माध्यम से, चाहे वो वैक्सीन वैन हो या फिर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जैसे वहाँ के जिलाधिकारी महोदय ने डोली और पालकी की व्यवस्था करी थी जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो इसी तरह की अन्य व्यवस्था के द्वारा आपको ऐसे सेंटर में ले जाया जाएगा जहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है और आपको वहीं वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। सर, जैसे कि इन्होंने कहा कि बुजुर्ग व्यक्ति हैं, नहीं आ जा सकते, तो क्या डोर टू डोर वैक्सीनेशन का काम कब से शुरू होने वाला है? नहीं, ऑलमोस्ट ये मैंने आपको बताया ना कि जैसे हमारे 9 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि जहाँ पर मोर देन 80% वैक्सीनेशन हो गया है और कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं कि हमारा 95 से ऊपर चल रहे हैं वैक्सीनेशन। अब हम वो डोर टू डोर ही वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ढूंढ के कि भाई कहाँ पर लोग छूटे हुए हैं। बस थोड़ा सा ये चिंता ये रहती है कि जिस गाँव में 1 लोग 2 लोग ही अगर बचे हुए हैं तो वो वैक्सीन वेस्टेज ना हो जाए, तो जिसकी वजह से अभी हम लोग थोड़ा सा उस पार्ट को नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जिस भी गाँव में हमको 10 लोग मिलते हैं, 10 से 11 मिलते हैं,
10 से 20 मिलते हैं तो हम लोग तुरंत वहाँ टीम भेज के वहाँ वैक्सीनेशन करवा देते हैं। बिल्कुल। और उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा हम चर्चा पे रहे हैं कि हमारे पास डॉक्टर्स की कमी है या मेडिकल स्टाफ की कमी है जो वैक्सीनेशन के लिए हो सकता है दूर दराज के क्षेत्रों तक न पहुंचते हो, तो उनके ऊपर कोई ऐसी टीम बनाई है जो सर्वे करने वाले के ऊपर नजर बना के रखे, जो सटीक आंकड़े आप तक पहुंचे, जिससे कि आप लोगों को भी जो टीम है उनको भेजना हो वहां पर, या फिर वैक्सीन की जो वायल्स हैं जिसमें कि हमें ये लगता है कि एक भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए, तो किस तरह से काम करते हैं? किसी तरह की कोई टीम बनी हुई है? नहीं, देखिए ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीएम साहब की अध्यक्षता में ये पूरी स्टेट डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है। उसके अलावा ऊपर हमारे पास स्टेट टास्क फोर्स भी है। उसके अलावा हमारी स्टेट टास्क फोर्स को मॉनिटर करने के लिए स्टेट स्टीयरिंग कमेटी भी है। तो जितने भी उनकी एक्टिविटीज होती है, जितने भी उनकी मीटिंग्स होती है, मीटिंग्स के मिनट्स हमको भेजते हैं और उसके बाद हमको लगता है कि उनकी मीटिंग में कोई चीज़ डिस्कस नहीं हो रही है तो फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्शन भेजते हैं कि भाई आपकी मीटिंग में ये चीज़ डिस्कस नहीं हो रहा और आपके यहाँ पर ये कमी है। और जैसे वैक्सीन वेस्टेज की आप बात कर रहे हैं तो डेली जो भी वैक्सीन यूज होती है उसको प्रॉपर पोर्टल में चढ़ाना पड़ता है। कई हमारे गाँव ऐसे हैं कि जहाँ पर नेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पर पोर्टल नहीं चल पाता है, तो जब डेटा आ जाता है किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर वैक्सीनेशन हो गया, उसके बाद जहाँ पर नेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो उनको डेटा उसी टाइम चढ़ाना पड़ता है। वो वैक्सीन यूटिलाइजेशन रिपोर्ट बोलते हैं हम लोग, ताकि हमको पता लग सके एग्जैक्टली कितने लोग थे और कितनी वाइल यूज हुई, वैक्सीन वेस्टेज तो नहीं हुई। तो ये डेटा हम लोग स्टेट लेवल में देख पाते हैं, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर भी देख पाते हैं और ये ब्लॉक लेवल में अक्सर डिस्कस होते रहता है। जी सर, जैसे कि एक चीज मेरे जहन में ये आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अभी भी स्मार्टफोन नहीं है, तो उनको भी स्लॉट बुक करना है, वो कैसे करेंगे? और स्लॉट बुक करने के लिए टाइम इतना कम है, 4 बजे शुरू होता है और उसके बाद वो जैसे स्लॉट ओपन होता है वो कुछ ही सेकंड की बात होती है कि वो बुक हो जाता है, तो बच्चे जो है बड़े हताश हो जाते हैं। क्या करें ऐसे में? नहीं, देखिए जो आप सिचुएशन बता रही हैं कि जो फर्स्ट जिस दिन हमने इसको स्टार्ट किया था वैक्सीनेशन प्रोसेस और मुझे भी अपने रिश्तेदारों का वैक्सीन करवाना था, तो विदिन 3 सेकेंड्स में सारे स्लॉट बुक हो गए। तो लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे पास वैक्सीन बढ़ रही है, जैसे 21 जून के बाद जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था हमारे पास वैक्सीन ज़्यादा होंगी, उसके बाद अब 15 मिनट लग रहे हैं, 10-15 मिनट लग रहे हैं, मिल रहा है, हाँ, लोगों को मिल रहा है। और अब उतना प्रोसेस उतना डिफिकल्ट नहीं है। और जब भी हम लोग किसी सेंटर्स में जाते हैं, मैं जनरली लोगों से 18 to 44 वालों को इंटरव्यू करता हूँ और पूछता हूँ कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई फॉर द स्लॉट बुकिंग। तो अब ये प्रोसेस काफ़ी ईज हो गया है और लगभग 10-15 मिनट का लोगों को टाइम मिलता है स्लॉट बुकिंग करने के लिए, और अब ये थोड़ी सी आसानी हो गई। ये तो आसानी हो गई, स्मार्टफोन है ही नहीं तो कैसे स्लॉट बुक करेंगे, इस बात को मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन पहले फोन ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार मैडम जी, भगत सिंह पैठानी जी। किस जगह से फोन किया आपने? हाँ जी, किस जगह से फोन कर रहे हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी जी पैठानी। जी जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैडम डिस्ट्रिक्ट पैठानी, जी जी पैठानी जी। मैडम मैं ये पूछ रहा था कि मैं 9 जुलाई को मेरा मैसेज आ गया था फोन पे दूसरा टीका लगाने का जी, तो वो आप अभी जैसे टाइम नहीं तो कभी भी लगा सकते ना, कोई वो तो नहीं उसमें? वैक्सीन का मैसेज आ गया है आपके सेकंड डोज लगवाने का ना, आप यही पूछ रहे हैं? सेकंड डोज 9 जुलाई को, 9 जुलाई का आया था जी। हाँ, तो आप अगले 2 हफ्ते तक कभी भी किसी भी दिन जाके हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में जाके कभी भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगले 2 हफ्ते में आप कभी भी जिस दिन भी आपको आपका समय हो आप चले आएं और अपना वैक्सीनेशन करवा लें। अच्छा, 2 हफ्ते के अंदर है? जी जी हाँ, 9 तारीख का आपका डेट है, उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप कभी भी वैक्सीन जो है लगवा लीजिएगा। सर, जैसे स्मार्टफोन की अगर दिक्कत है, बहुत सारे लोग हैं अभी भी जिनके पास नहीं है, तो वो क्या डायरेक्ट सेंटर पे जाके रजिस्ट्रेशन हो सकता है उनका? ये एक्चुअली जब हमने शुरू में स्टार्ट किया था, स्पेशली फॉर द 18 to 44 एज ग्रुप में, हमने ये सब कुछ ही हम लोगों ने ऑनलाइन इसलिए किया हुआ था बिकॉज हमको थोड़ा सा संशय था कि हमारे जो सेंटर्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। क्योंकि आपको शायद ध्यान होगा तो उस टाइम कोविड सेकेंड वेव भी चल रहा था, तो हमारी एक स्ट्रेटजी थी जो हमारे ऊपर के अधिकारियों ने, हमारे सचिव साहब इनके माध्यम से बनी हुई थी कि हमें क्राउड को देखना बहुत ज़रूरी है। और ऑनलाइन स्लॉट बुक करने का ये फायदा हुआ कि जिनका स्लॉट बुक था वही लोग आते थे। तो इसलिए में शुरू में हमने एक स्ट्रेटजी को रखा कि भाई खाली ऑनलाइन स्लॉट ही बुक होंगे, और जिसकी वजह से क्राउड बिहेवियर काफ़ी अच्छा रहा, जिसकी वजह से बहुत भीड़ नहीं हुई और कोविड को कंट्रोल करने में उसने काफ़ी सहायता की। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा, जैसा आप कह रहे हैं कि कई लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते हैं और वो लोग स्लॉट बुक नहीं कर पाते हैं,
तो अभी हम लोगों ने वॉक इन भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे सेंटर्स ऐसे हैं कि जहाँ पर आप डायरेक्टली सेंटर्स में जा सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के माध्यम से। और स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं हमारे, जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी कम है नेट की है, तो बहुत सारे सेंटर्स हमारे वॉक इन ही चल रहे हैं जी। अभी मतलब जरूरी नहीं है कि स्लॉट बुक हो, जी। आप जाएं वैक्सीनेशन सेंटर पे आप जाएं और वहां पर जाकर अगर आप जाते हैं अपना आधार कार्ड आप जरूर लेकर जाएंगे। आधार कार्ड से ही लिंक होगा और उसके बाद वहां पर अगर स्लॉट खाली होंगे तो आपको स्लॉट बुक करने की पहले से जरूरत नहीं है, वहीं पर जो है आपका वैक्सीनेशन हो जाएगा। सर एक कॉलर है, पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार मैडम, नमस्ते, मैं दीवान सिंह बोल रहा हूँ मैडम। जी, किस जगह से फोन किया सर आपने? मैं विलेज बनचुरी देखा। जी पूछिए, प्रश्न पूछिए। पोस्ट ऑफिस गोंटी। सर टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, टीवी में अपने आप को आप सुनेंगे तो हम आपको नहीं सुन पाएंगे। अच्छा मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि जी जल्दी से पूछिए, प्रश्न पूछिए। मैं ये कह रहा था आपसे कि जैसे मेरा गांव जो है बनचुरी रोड से जो है 12 किलोमीटर दूर है, मतलब रोड तो है लेकिन रोड ओवर खाबर है जी। और वैक्सीनेशन सेंटर जो है 15 किलोमीटर दूर है हमारे गांव जी। तो जैसे बुजुर्ग आदमी है मैडम, आने जाने की दिक्कत होती है, जैसे रोड का आजकल बरसात की सीजन में टूटी फूटी भी है। जी तो मैं ये चाहता था मैडम कि जैसे वैक्सीनेशन हमारे गांव में हो जाए तो हो सकता है मैडम ये चीज? बिल्कुल सर, जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल आपके गांव में हो जाएगा। कितने लाभार्थी हैं आपके गांव में, कितने लोग हैं जिनको वैक्सीन लगनी है? जी वैक्सीन तो सर कोई तो डर के मारे नहीं लगा रहा है, क्योंकि आज लोग न्यूज में देख रहे हैं कि भाई कोई वैक्सीन से जो है मतलब वो हो रहा है, ये हो रहा है, मतलब कोई लग पा रहा है भाई वैक्सीन से जो सेटिस्फाई हो रहा है। नहीं, ये आपके गांव में कितने लोग हैं? क्योंकि आपके टिहरी डिस्ट्रिक्ट का जहां तक मुझे आंकड़ा मालूम है, आपके 45 एज ग्रुप में लगभग मोर देन 80% से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। जी जी जी। तो आप मुझे बता दीजिए, गांव का नाम बता दीजिए और कितने लोग हैं वहां पे बता दीजिए। हमारे गांव का नाम सर विलेज बनचुरी। कितने लोग होंगे जहां पर जिनको वैक्सीनेट किया जाना है? करीब करीब 200-250 लोग हैं सर। 200-250 लोग होंगे अभी भी? जी जी जी। ठीक है, फिर अब मैंने आपका ये जो गांव है मैं नोट कर लूंगा और मैं वहाँ आपके जिला प्रतिशत अधिकारी से बात कर लूंगा और आपके गांव में हम लोग वैक्सीनेशन का जो भी होगा हम लोग वहाँ करवा देंगे। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अगर आपको ऐसे हो सकता है सर, जैसे मैंने गाँव हमारा जो है अब जो 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को लगने लगे। नहीं, जरूर उसको करवा देंगे, कोशिश की जाएगी। अच्छा सर, एक प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोग उत्तराखंड में माइग्रेटेड भी हैं, बाहर से आए हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है पूरी तरह से, लेकिन वैक्सीनेशन तो जरूरी है सबके लिए, उनके लिए क्या सोचा है? नहीं, देखिए आधार कार्ड एक वो है, कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड है जिसके माध्यम से पूरा वैक्सीनेशन प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कई भी ऐसे लोग हैं पर उत्तराखंड में जो निवास कर रहे हैं जिनके पास कोई भी आईडी नहीं है, कोई भी आईडी नहीं है, जो बाहर से आके उत्तराखंड में बसे हैं, इसके अलावा उनकी कोई भी आईडी नहीं है, उनका भी वैक्सीनेशन हो सकता है। कैसे सर? ये जरूरी नहीं है कि आपको आधार कार्ड के माध्यम से करना है। भारत सरकार की गाइडलाइंस इसमें आ चुकी है, हमने सारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवा दी है। बस इसमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो व्यक्ति जिसका वैक्सीनेशन हो रहा है, जिसके पास कोई भी पहचान पत्र नहीं है, उसको या तो पुलिस के माध्यम से या किसी माध्यम से उसका थोड़ा सा वेरिफिकेशन करा ले, ताकि सेकंड डोज के समय में दिक्कत ना हो। पता लग गया हमने फर्स्ट डोज को लगा दिया, उसके बाद फिर वो कहीं गायब हो गया, फिर सेकंड डोज के लिए नहीं आ रहा है। तो ये कोई इसको जिला में एक जैसे समाज कल्याण अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी हैं, और ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो गया है। अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं, इवन जो नेपाली जो हमारे पास ये जो मूल के लोग हैं जो यहाँ पर आ रखे हैं, जिनके पास कोई नहीं, उनका भी वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। सर बहुत सारे मजदूर वर्ग की अगर मैं बात करती हूँ तो वो वैक्सीनेशन से एक तो दूर भागना चाहते हैं, लगवाना ही नहीं चाहते, ऊपर से बहाना ये होता है कि हमारे पास आधार कार्ड नहीं है या कोई पहचान पत्र नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। जब हम जाते हैं किसी भी सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में हम जाते हैं तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए। जी हाँ। नहीं, इसके अलावा हमने जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि ये फैसिलिटी अब आ चुकी है। जी जी। समाज कल्याण अधिकारी के माध्यम से या फिर किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से ऐसे लोगों को इनलिस्ट किया जा रहा है जिनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, और उनके पास उसका नंबर लेके या उनका फिर जिस एरिया में वो रह रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करके उनका वैक्सीनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, और काफी लोगों का इसमें वैक्सीनेशन उत्तराखंड में हो भी गया है।
संक्षिप्त में एक लाइन में अगर आप वैक्सीनेशन के लिए कुछ कहना चाहें हमारे दर्शकों से तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आपके पास कोई टीम आ रही है या आपका वैक्सीनेशन का नंबर आ रहा है, आप ज़रूर अपने आप को वैक्सीनेट करें। दुनिया भर के जो आंकड़े हैं, चाहे यूके, फ्रांस, इटली, जिन भी देशों में अगर थर्ड वेव आ रही है, अगर लोग वहाँ पर इन्फेक्टेड हो रहे हैं, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको हॉस्पिटल में भर्ती करने के चांसेस बहुत कम है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जब भी आपका नंबर आ रहा है आप तुरंत वैक्सीनेट हो जाएं बस। बिल्कुल सर, आप स्टूडियो में आए, ये विषय ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी बातें और करें, लेकिन समय सीमा में बंधे हैं, इसलिए जो है आज की जो चर्चा है उसमें यहीं पर हम विराम देंगे। समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, हमें उम्मीद है कोविड-19 टीकाकरण विषय पर आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहें तो आप हमें हमारे दूरदर्शन केंद्र देहरादून के पते पर लिखकर हमें भेज सकते हैं। अगर आप हमारे कार्यक्रम का पता लिखना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए। सरोकार कार्यक्रम, दूरदर्शन केंद्र देहरादून, हरिद्वार बाईपास रोड, निकट रिस्पना पुल, देहरादून, उत्तराखंड। आज के लिए सरोकार कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सरोकार की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।